विधायक भी एक पूछ सकते हैं। इसी विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 14 जो कि श्री अभय सिंह चौटाला विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय के कारण होने के कारण मैंने इन्हें भी ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ जोड़ दिया है। श्री अभय सिंह चौटाला विधायक भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव संख्या 2 जो कि श्री ईश्वर सिंह विधायक तथा 4 अन्य विधायकों सर्वश्री जगदीश नायर, लक्ष्मण नापा, शिषपाल सिंह एवं शमशेर सिंह गोगी द्वारा दिया गया है, जिसे मैंने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 25 में परिवर्तित कर दिया है तथा समान विषय होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ जोड़ दी गई है। माननीय सदस्यगण विधायक भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं। स्थगन प्रस्ताव संख्या 4 जो कि श्री इंदुराज विधायक तथा 6 अन्य विधायकों सर्वश्री शिषपाल सिंह, जगवीर सिंह मलिक, जयवीर सिंह जी, श्री प्रदीप चौधरी, श्रीमती रेणुबाला तथा श्रीमती गीता बुक्कुल द्वारा दी गई है, जिसे मैंने ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 27 में परिवर्तित कर दिया है तथा समान विषय होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ जोड़ दिया है। माननीय सदस्यगण भी एक प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 38 जो कि श्रीमती किरण चौधरी विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय होने के कारण मैंने इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ जोड़ दिया है। श्रीमती किरण चौधरी विधायक एक प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 39 जो कि श्री नीरज शर्मा विधायक द्वारा दी गई विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण मैंने इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ जोड़ दिया है। श्री भव्य बिश्नोई विधायक एक प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी विषय पर ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 44 जो कि श्री हरविंदर कल्याण द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण मैंने इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ जोड़ दिया है। श्री हरविंदर कल्याण विधायक एक प्रश्न पूछ सकते हैं। अब श्री वरुण चौधरी विधायक प्रथम हस्ताक्षरी होने के नाते अपनी सूचना पढ़ें। अभी लॉ एंड ऑर्डर का बताया ना, कमेंट्स के लिए भेजा है। पीजीआईएमएस रोहतक में जो आयुष्मान योजना में जो इतने घोटाले हुए हैं, वहां पर पूरे देश भर में हुआ है और टैग में इसका पैरा बना है। एक तो इसका फिर बता दीजिए, सीईटी के दिए हैं उसका बता दीजिए। जातीय हिंसा वाला मामला है, बेरोजगारी वाला दिया हुआ है, अध्यक्ष महोदय उनका बता दीजिए। मैंने ये कहा बहन जी कि इसके बाद में बताएंगे, इसके बाद में ये डिस्कस हो जाता है, उसके बाद में हाँ बता दीजिए उनका भी। तो है, मैंने एक काम रोको प्रस्ताव लेके आई हूँ। ये आपका ही है? ये नहीं, आपका जोड़िए इसके साथ। नहीं, ये काम रोको प्रस्ताव जो मेरा सीईटी के बाद बताएंगे ना, इसके डिस्कस के बाद। कब? ये सारा जो कॉलिंग अटेंशन मोशन जो मैं लेके आई हूँ सारे, ये इसके बाद बताएंगे, ये डिस्कस हो जाता है। अच्छा ठीक। एक क्लैरिटी और चाहूंगा, क्योंकि ध्यान आकर्षण में ये रूल है कि 5 से ज्यादा सवाल नहीं पूछे जा सकते। आपने लिस्ट पढ़ी है, इसमें 20 मेंबरों के नाम, तो इस पे मेरे को अपनी जवाब जरूर दीजिएगा कि भाई 5 पे ही लिमिट रखेंगे या सारों का जवाब देंगे। ये आज सुबह ही इस पे डिस्कस भी हुआ था, स्पीकर साहब हमारा आज ही लिए गए हैं और आगे से जो पहला देंगे उसके साथ केवल 5 ही पूछे जाएंगे, ये भी पढ़ाएंगे। नहीं, मगर आज के लिए आज इसका मतलब मेरे लिए आपने सारी एग्जामिशन दे दीजिए। आज क्या दे दिया? नहीं, 20 जवाब दूंगा, जो चीज हो नहीं सकती कानूनी तौर पर उसको भी आप करोगे, मतलब आप नई प्रथाएं शुरू कर रहे हो। नहीं, नई प्रथाएं नहीं है, पहले वाले बंद करें आगे से। अगर आगे से आज आपने अच्छा मुद्दा उठाया है आपने, अगर नई प्रथाएं नहीं है तो मेरा निवेदन है
कि पहले जो 5 अलग अलग प्रस्ताव, चाहे उनके साइनी 3 हो 5 हो, उनमें से एक सदस्य से आप क्वेश्चन पूछ लीजिए उसका नहीं, आज सुबह ही पहले डिस्कस हो गई थी आज कि आगे से इस पे केवल 5 से ही पूछा जाएगा। आज उनको अलाउ कर दिया था। वो क्या होगा, उसी के अंदर लाएंगे। रूल्स कमेटी की बात हो रही थी सुबह। रूल्स कमेटी की एक भी सिंगल मीटिंग नहीं बुलाई गई। बार स्पीकर महोदय को कहा आप करें कर देंगे तो तब जब रूल्स कमेटी की मीटिंग आप बुलाएंगे रूल्स आएंगे, बहुत सारे रूल्स हैं, उसमें आप करवाएंगे, उसके बाद उसी में करेंगे। हाँ जी, रूल्स ये आपका ही है बहन जी, आप इसको बोलने दीजिए कि अभी जो माननीय डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने जो बात कही है कि एक ही आदमी वो बोलेगा, जो प्रस्ताव जो देंगे वो सेक्रेटरी चाहे उनको तो आपको लेना पड़ेगा। उनकी बात आप भी तो ले रहे थे, अधिकार का इसके बाद में इसके स्वाद में करेंगे आप। हाँ, ये ऐसा नहीं हो सकता, ये परंपरा मत आइए। परंपरा ये नहीं है, 5 की ही होनी चाहिए, उसमें है रूल में। जब रूल कमेटी में एक प्रस्ताव के अंदर अगर 5 है वो आप एक ले लो, वो सारे हैं, दे रहे हैं आपको देना पड़ेगा। माननीय उसमें है, रूल कमेटी में बैठ करके जो रूल बनाएंगे हो जाएगा। ये आप नहीं कर सकते महोदय। हाल की भारी बारिश के कारण अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, फतेहाबाद, पानीपत, सोनीपत, सिरसा, फरीदाबाद, पलवल आदि जिलों में जल भराव होने से जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। सरकार द्वारा मौसम विभाग की चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया और समय से समुचित कदम नहीं उठाए गए। दादूपुर नलवी नहर बंद होने, तटबंधों की मुरम्मत समय से ना होने और जहां तटबंधों की आवश्यकता थी वहां तटबंध ना बनाने, निकास प्रणाली की सफाई ना होने, अवैध खनन, अवैध निर्माण, नदियों से अनुमेय गहराई तक रेत ना हटाने, राजमार्गों को ऊंचा उठने और उनमें पुलिया ना छोड़ने जैसी लापरवाहियों के कारण समस्या और बढ़ गई और बार बार जल भराव होता रहा। इस जल भराव के कारण कई लोगों की जानें गई, फसलें खराब हुई, पशुधन का नुकसान हुआ, घर क्षतिग्रस्त हुए, घरों में रखा सामान एवं अनाज खराब हुआ, जगह जगह पर रास्ते बह गए और व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। प्रभावितों को खाने पीने के पानी, इलाज, पशुओं के चारे और आने जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई दिन बीत जाने के बाद भी कहीं कहीं खेतों एवं भवनों में जल भराव की स्थिति अब भी बनी हुई है और जिस कारण से महामारी फैलने का डर भी बना हुआ है। प्रभावित असमंजस में है कि उनके नुकसान की भरपाई सरकार किस प्रकार से करेगी, क्योंकि एक ओर फार्म भरे जा रहे हैं और दूसरी ओर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नुकसान की भरपाई की बात की जा रही। प्रदेश सरकार द्वारा हरियाणा को 2026 तक जल भराव मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा गया है, परंतु हाल की बारिश ने सरकार के लक्ष्य पूर्ति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अतः सरकार सदन में इस विषय पर अपना वक्तव्य दे। माननीय डिप्टी सिंह महोदय, हरियाणा सरकार किसानों के हित की रक्षा हेतु अपनी जिम्मेवारी के प्रति सहज है, इसलिए उनके सामने आने वाले सभी जोखिमों के शासन के लिए अग्रिम कदम उठाए जाते हैं। जब भी प्राकृतिक आपदा या कोई अन्य आपदा आती है तो सरकार घटनाओं के सामना करने के तुरंत ही सहायता करती है, नीति के अनुसार सक्रिय रूप से मुआवजा देने का काम करती है। यह एक तथ्य है कि लगातार 3 दिन बारिश 8, 9, 10 जुलाई तक हरियाणा के अधिकांश हिस्से के साथ साथ पड़ोसी राज्य नामक पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड और हमारे
हमारी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ में भारी बारिश हुई। परिणाम स्वरूप हरियाणा में बाढ़ ने सामान्य जनजीवन की अस्त व्यस्त कर दिया। दुर्भाग्य जानमाल व जानवरों की हानि तथा संपत्ति बुनियादी ढांचे का व्यापक क्षति हुई। 8 से 12 जुलाई के दौरान राज्य के सिंचाई वर्ष 110 मिलीमीटर थी, जो कि सामान्य 28.4 मिलीमीटर पिछले वर्षों में नापी गई है, जो कि 287% अधिक बारिश हुई। यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, अंबाला में क्रमांक 842, 814, 699 और 514% अधिक वर्षा हुई। हरियाणा के इतिहास में पहली बार है सरकार ने 12 जिले, 1469 गांव और 4 म्युनिसिपल कमेटियां, कॉर्पोरेशन को बाढ़ प्रभावित घोषित किया। सरकार ने बाढ़ की रोकथाम, इसके प्रभाव को कम करने के सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। इस दिशा में 7,868 लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से निकाला गया। 2031 लोगों को 60 राहत शिविरों तक पहुंचाया गया और उनका वहां रखरखाव किया। प्रभावित इलाकों में नागरिक के लिए भोजन व अन्य नागरिक आपूर्ति की व्यवस्था की। जिला प्रशासन ने थल सेना, वायुसेना, एनआरडीएफ, एसआरडीएफ, सिविल सोसाइटी संगठन और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से खोज, बचाव और राहत कार्य संचालित किया। बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए चल रहे प्रयासों की समीक्षा सामान्य तौर पर 11/7/23 को प्रशासनिक स्तर पर 7 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को बाढ़ प्रभावित जिलों की जिम्मेवारी देकर वहां भेजा गया। राज्य सरकार द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के परिवारों के लिए उनके घर, पशुधन, फसल और वाणिज्यिक संपत्ति के संबंध में क्षति नुकसान के लिए दावे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को आसान बनाते क्षतिपूर्ति पोर्टल के तहत उनकी डिमांड मांगी गई है। आज 25 तारीख संध्या 6 बजे तक कोई भी नागरिक जिसके अब भी किसी क्षेत्र के अंदर नुकसान हुआ है वो अपना डाटा अपलोड कर सकता है और साथ में डीबीटी के माध्यम से हमारा टारगेट है कि 15 सितंबर तक उसकी भरपाई को पूरा करने का काम करें। हरियाणा सरकार के मार्गदंडों और निर्देशों के अनुसार चल रही संपादन प्रक्रिया के प्रति पूरा पर मुआवजे को वितरित किया जाए। दिनांक 22/8/23 तक राज्यों में 4,475 गांवों में 1,35,541 किसानों द्वारा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर कुल 6,61,644 एकड़ फसल की हानि होने का दावा प्रस्तुत किया गया है। बाढ़ में 47 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। पोर्टल पर पशुओं की और वाणिज्य इकाई की क्षति का भी दावा रखा गया। 333 व 109 दावे दर्ज किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 5,380 घरों को क्षतिग्रस्त होने का भी दावा दर्ज किया गया। 40 शोक संपन्न परिवारों के परिवारजनों को 1,60,00,000 रुपया डीबीटी के माध्यम से स्वीकृत किया गया है। 34 परिवारों में 1,36,00,000 की जो राशि है वो तुरंत भेजी गई है। हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पूरा जो ये बाढ़ की जो व्यवस्था बनती से निपटने के लिए तुरंत हमने 10 जिलों में 10,01,63,00,000 रुपया, चाहे वहां इमरजेंसी लाइटनिंग करनी थी, चाहे वहां पर बांध ऊंचे उठाने थे, चाहे वहां पर बोट्स किराए पर लानी थी, चाहे वहां पर राशन पैकेट्स बनाने थे, इनकी व्यवस्था के सरकार ने डिप्टी कमिश्नर्स को पैसे भेज दिए गए थे और वो निरंतर जहां जहां अगर किसी का डीजल भी यूटिलाइज हुआ तो उसके लिए भी सरकार की तरफ से पंचायतों की भरपाई करेगी। ऊर्जा विभाग ने ग्राम पंचायतों और सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने 24 घंटे निकासी के लिए इमरजेंसी कलेक्शन वहां पर पहुंचाए गए थे और निरंतर पंपिंग चली रही है। पशुपालन विभाग द्वारा स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर प्रत्येक जिले की विशेष टीमें गठित की गई। मई-जून 2023 में गाय भैंसों के खुरपका और मुंह नका रोग व रक्त स्वास्थ्य
जैसी बीमारियों को रोकथाम के लिए टीकाकरण चलाया गया। इसके उपरांत जो अभी भी जिन जिन एरिया में वाटर लॉगिंग की, सभी क्षेत्रों के अंदर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की भी और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम निरंतर निरीक्षण कर रही है, कैंप्स लगाए जा रहे हैं और वाटर प्रोन डिजीज ना फैले इसका पूरा ध्यान रखा गया है। पंचायत विभाग द्वारा बुनियादी ढांचे का नुकसान जो पहुंचा है इस फ्लड से वो 44 करोड़ 30 लाख के लगभग है। शहरी निकाय विभाग ने लगभग जो हमारी ड्रेन्स वगैरह यूएलबी के अर्बन एरियाज में थी उसका लगभग 1068 किलोमीटर का गाद निकालने का काम भी कंप्लीट हो चुका है कि फ्यूचर के अंदर भी ऐसे कोई एक्सेसिव रेनफॉल आ जाए अनप्रेसिडेंटेड मानसून के कारण तो हम साथ के साथ उसका निपटारा कर पाए। नीति से चल रही संपत्तियों का मुआवजा 50 लाख तक और व्यक्तिगत भवनों के नुकसान का 25 लाख तक प्रावधान हमने किया हुआ है और जैसे जैसे वो अपलोड होंगी, वेरीफाई होंगी, उनके भी संपत्तियों का मुआवजा देने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, और ये सारी डिटेल अगर चाहें तो मैं ले डाउन कर देता हूँ, किसी का कोई सवाल होगा इसके उपरांत तो डिटेल में। धन्यवाद। अभी सभी सदस्य अपना एक एक प्रश्न पूछ सकते हैं। श्री वरुण चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बताया कि ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जो प्रभावित हैं वो अपने नुकसान को पंजीकरण करा सकते हैं, जबकि अध्यक्ष महोदय मेरे हाथ में ये नगर परिषद अंबाला सदर के द्वारा जारी किया हुआ फॉर्म है जिसमें ये कहते हैं कि क्षतिपूर्ति के लिए आप ये फॉर्म जो कागज पर है इसे भरा जाए। तो सर, अगर अंबाला सदर ये फॉर्म जारी कर सकता है तो पूरे प्रदेश के अंदर इस कागज वाले फॉर्म से आवेदन क्यों नहीं हो सकते? ये दोहरे मानदंड क्यों है प्रदेश के लिए कि अंबाला सदर जो नगर परिषद है वो इस प्रकार से जानकारी मांग रही है और आवेदन मांग रही है, और जबकि पूरे प्रदेश में ई क्षति पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करने की बात हो रही है। सर, ये बड़ी समस्या है। जनता ई क्षति पोर्टल पे अपना पंजीकरण कराने में असमर्थ है। जनता पहले ही परेशान है। तो जिस प्रकार अंबाला सदर के अंदर ये आवेदन बांटे गए हैं, मैं ये टेबल कर देता हूं जी, उसी प्रकार प्रदेश में सभी जगह जो भी प्रभावित हुए उनसे भी इसी तरह कागज पर आवेदन मांगना चाहिए। ये मेरा प्रश्न है। श्री बिशनलाल सैनी जी। स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब जो कि इस महकमे के मंत्रियों से पूछना चाहता हूं। मेरा एक प्रश्न है। वैसे तो जब भी ऊपर ज्यादा बारिश होगी तो पानी तो नीचे आएगा ही और ज्यादा भी आएगा। अब हमारे यहाँ खासतौर पर मैं यमुनानगर की बात करूंगा कि 3 नदियां हैं, 2 छोटी छोटी हैं, एक बड़ी है। एक यमुना है, एक राक्षी और एक चेतन। इनमें तीनों में खूब पानी आया और यमुना नदी में तो पहले की निस्बत कम आया, लेकिन नुकसान ज्यादा हुआ। नुकसान इस जो जमीन है किसानों की वो किले के किले यमुना के अंदर समारे। उसका कारण क्या है? मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि जो यमुना के अंदर जो इलीगल माइनिंग हुई है उसकी वजह से यमुना नदी का पानी जो है वो उत्तर प्रदेश की तरफ से छोड़ करके सारा पानी हरियाणा की तरफ से आया, यानी कि पानी 2 हिस्से बट गया, उधर कम गया और हरियाणा की तरफ से ज्यादा गया, क्योंकि इधर इलीगल माइनिंग ज्यादा हुई थी। और वो जो है जब पानी निकला वो जमीन जो डंगे हैं वो गिरती चली गई। मैं पूछना चाहता हूं डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से, भाई उसके प्रबंध के लिए, जैसा कि ये कह रहे हैं कि पैसा बहुत खर्च करके किया गया, जब बाढ़ आ जाती है तो जितना मर्जी पैसा खर्च करो पानी तो निकलेगा ही, नुकसान भी करेगा। चलो ठीक है, उससे कुछ ना कुछ बचाव होता है, लेकिन उसका प्रबंध जो है, बाढ़ का प्रबंध, उसका पानी नुकसान ना करे, वो 3-4 महीने पहले होगा। उसी को रिपीट क्यों कर रहे हो? हो गया क्वेश्चन। 3-4 महीने पहले जो है, रिपीट कहां कर रहा हूं? आप सुनो सही। वही तो कह रहे हो आप, और कौन सा कह रहे हो? मैं वो थोड़ी कह रहा हूं, मेरी बात प्रश्न पूछो आप, कौन सा? मेरी बात को समझने की कोशिश करो।
समझ लेने की बात नोट भी हो गई। चीफ मिनिस्टर साहब समझेंगे, आपको क्या समझेंगे? मैं इनको बता रहा हूं कि जो पानी गया है वो क्योंकि जब इधर से ज्यादा गया इलीगल माइनिंग की वजह से गया तो हो गई, और जो ठोकरें हो गई। मैं उसी बात कर रहा हूं, आप सुनो तो सही, रेच की तो रखो कि जो प्रबंध किया जाता है वो 3-4 महीने पहले होता है, ठोकरें लगाई जाती हैं, स्टड बनाए जाते हैं। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं कि अब की बार क्या बल्कि 3-4 साल पीछे तक ये ठोकरें यमुना नदी पर कब लगाई गई थी मेवा सिंह जी, और कितने पैसे खर्च किए गए थे, ये जानना चाहता हूं। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। मंत्री जी ने बाढ़ आने के बाद सरकार ने क्या किया उसके बारे में बताया। क्या बरसात के दिनों से पहले सरकार सोई हुई थी? पहले क्यों नहीं इंतजाम किया? क्या जितने भी हमारे नदी नाले मारकंडा गगर यमुना पहले उसकी सफाई क्यों नहीं करवाई गई? पहले उनसे रेत क्यों नहीं निकलाया गया? आज पूरे नदी नाले मारकंडा सारे जमीन के बराबर रेत के मिट्टी के भरे पड़े हैं, पानी निकलने का रास्ता ही नहीं है, इसीलिए इतना नुकसान उसको हुआ। तो सरकार ने बरसातों से पहले क्यों नहीं इंतजाम किया? आज इन पे अवैध निर्माण हुए हैं, क्यों नहीं उसको हटाया गया? दादूपुर नलवी नहर को बंद कर दिया जिसके वजह से पूरा कुरुक्षेत्र जिला डूबा। सरस्वती नदी को अवैध कब्जे हो रहे हैं, मैं पिछले 2 सेशन से इसमें उठा रहा हूं, सरकार ने क्यों नहीं उस पर ध्यान नहीं दिया? पिछली बार तो मुख्यमंत्री ने मेरे भी ब्लेम लगा दिया था कि आपका इसमें कोई पर्सनल इंटरेस्ट लगता है। मेरा इंटरेस्ट ये था, मैं कुरुक्षेत्र शहर को डूबने से बचाना चाहता था, हजारों एकड़ जो फसल मरी उसको खराब होने से मैं बचाना चाहता था। आज सरकार बाढ़ आने के बाद जो कर रही है वो बताइए। आज मारकंडे में से कितने साल हो गए रेता नहीं उठवाया? आज मारकंडा कहीं है ही नहीं, खेतों के बराबर मारकंडा हो गया, इसलिए ये पूरा इलाका डूबा। सरकार ये बताए भी आगे बाढ़ से बचाने के लिए इस इलाके के लिए क्या करिए, कब तक टाइम बाउंड करे, कब तक इन नदियों की खुदाई करवाएंगे? कल बरसात होगी फिर यही समस्या है, इसका परमानेंट समाधान क्या करिए वो सरकार बताए। धन्यवाद। श्री जगबीर सिंह मलिक जी। उपाध्यक्ष महोदय, ये सरकार जो है पिछले उसमें सेशन में माननीय उप मुख्यमंत्री ने वायदा किया था मेरे से इस सदन में, अब हम कमेटी बनाएंगे, ये है रिकॉर्डिंग, इसमें एसडीएम और 2 अन्य अधिकारी शामिल होंगे और ये गांव का दौरा करेंगे। पिछले गेहूं की फसल की बात है और निर्मल चौधरी और मेरे को जब ये मुआयना करेंगे साथ में नोटिस देंगे। वो आज तक उनका कोई मुआयना कोई रिपोर्ट आई हो, हमें तो नोटिस आया नहीं, इनके पास इनका ना 1 हफ्ते में रिपोर्ट देंगे और आज तक कोई टेबल हुई हो कोई रिपोर्ट सदन की पटल पर रख दूंगा, एक अपडेटेड रिपोर्ट सदन की पटल। वो रिपोर्ट आज तक कितने सीरियस है ये किसानों की समस्याओं के लिए, तो किसान बर्बाद हो गए, एक भी एकड़ तो क्वेश्चन यू भी क्वेश्चन है, क्या वो सदन पटल आई हुआ रिपोर्ट जो इतने सीरियस किसानों के बारे में? दूसरी बात ये इसके बारे में पिछले 5 साल में इंश्योरेंस कंपनीज ने कितना तो प्रीमियम वसूल किया, कितना किसानों को दिया, ईयर वाइज डिटेल दे देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है मेरा। ठीक है। और दूसरा श्री बनराज कुंडू जी, अब और भी बातें, अब ये और बातें नहीं होती, इस पे 1% पूछना आपको नहीं। इसमें है कि आप कॉलिंग टेंशन है, अपने 20 लोगों को लाओ क्या 5 को, आप 1% से जुड़ा हुआ है, सीनियर मेंबर है, आपको कितना प्रीमियम बकाया है, कितने केस बीमा कितने केस बीमा कंपनी के पास पेंडिंग पड़े किसानों के, और कितने किसानों का, कितने लाख किसानों का बनराज कुंडू जी वार्ड में। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। मैं सदन के सामने एक बात रखना चाहता हूं और माननीय उप मुख्यमंत्री जी की बात, इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे याद है, बड़े बड़े दावे पूछना, बात पर्सन पूछिए, पर्सन के साथ का ही इसमें पर्सन है। ये कॉलिंग अटेंशन है, बहुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है, ये कोई सवाल नहीं है, क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, वो तो पढ़ लिया उन्होंने, आपने एक पर्सन पहले तो क्वेश्चन पूछना, पहले तो उपाध्यक्ष जी ये होता था हर कोई अपना वो जो नहीं कह रहा था, बात सुनो, उसके बाद पहले पढ़ता था फिर सवाल पूछता था। नहीं आज आप एक ही पहला जो है प्रथम पड़ेगा, मुझे भी 4 साल हो गए देखते हुए, पहला जिसका ध्यान वो अपना पढ़ता था फिर सवाल करता था,
आज आप पहले ही मुझे रोक रहे हो, तो मैं नहीं रुकते हुए दे दिया पढ़ने के बाद में माननीय डिप्टी सीएम साहब ने। अब आप एक एक आप मेरा सवाल ये है, पिछले 4 साल से हर सदन में करता आ रहा हूं। ये कोई ठीक है, इनको कुछ जिलों में तो ज्यादा बारिश की वजह से अब की बार कुछ ज्यादा ही वो हो गया, लेकिन हमारे जो झज्जर, रोहतक, जींद, हिसार, ये बेल्ट ऐसी है जिसमें हजारों एकड़ हर जिले के अंदर हर साल जो बगैर बिजाई करे जाती, ना उसमें गेहूं बीजता ना उसके अंदर धान की फसल होती। और मैं पिछले 4 से रिकॉर्ड में है यहाँ पे, आप उसको चेक कर सकते हो। मैंने हर बार ये मुद्दा उठाया, ये सवाल किया है कि उस पे जो आप जिस टाइम फ्लड आ जाती है, किसान मारा मारा फिरता है, डीसी ऑफिस में, एसडीएम ऑफिस में जो कनेक्शन है बिजली के, वो परमानेंट क्यों नहीं करते? बरसात से पहले क्यों नहीं पूर्ण किया जाता? मेरी सुनो, कोई है मोटर पंप पहले लगने चाहिए। उसके बाद मेरे महम के गांव में फरमाना, भैणी सुरतन, भैणी महाराजपुर, भैणी भैरो, गड़ोटी, लाखन माजरा, करेटी, भैंसी, निदाना, भरान, हजरा, बड़म्बा, मोगरा, गिरावड़, भगवतीपुर, सुंदरपुर, सामान, दो, बहु अकबरपुर, बटाली, मदीना, निडाना, ये इनमें से कई गांव तो फ्लड के उसमें ले भी नहीं रखे थे। मेरी डीसी से ही बात हुई, यानी उनके फ्लड इफेक्टेड, मेरा खरट्टी गांव सबसे फ्लड इफेक्टेड गांव था, उसको उसके अंदर ले ही नहीं रखा। जो आप पोर्टल की बात कर रहे हैं, पोर्टल पे पंजीकरण कराओ जो नुकसान का, पोर्टल चलता ही नहीं आपका, पोर्टल आपका चलता नहीं। तो डिप्टी सीएम साहब ने बताया शाम तक भी है। अभी वरुण भाई ने बताया जो अंबाड़ा का वो फार्म पूरे, मैं हर बारी कहता हूं हमारा किसान अभी इतना समर्थ और पढ़ा लिखा नहीं है कि वो हर चीज को पोर्टल पे करे। ये फार्म दोनों चीजें क्यों नहीं लागू की जाती? जी एक चीज मैं आपको करेक्ट कर, रोहतक में फ्लड नहीं आया। आप पढ़े लिखे हो, मैं आपको इसलिए टोक रहा हूं, मैंने और किसी को नहीं टोका। आपके वहां पर एक्सेसिव, अरे मैंने मलिक साहब आपको टोका नहीं था, इनको टोक रहा हूं इसलिए, आप ज्यादा पढ़े हुए। मैं जो आपको वहां एक्सेसिव रेनफॉल से वाटर लॉगिंग होती है, जहां नदियां, नहरें टूटी है और पानी आया है, वो फ्लड इफेक्टेड एरिया है। एक 12 जिले वो है जो नॉर्थ इंडिया के एक्सेसिव रेनफॉल से फ्लड इफेक्टेड, उनके अंदर 1400 गांव है, फिर भी आवेदन 4500 गांव का आया है। वो सारे एक्सेसिव रेनफॉल इफेक्टेड विलेज भी काउंट करें, तो आप थोड़ा सा अपनी दुरुस्त करें। खरट्टी में जो फ्लड का उस दिन हुआ वो 185 mm कैलकुलेट की गई है उस दिन। इतना बरसात हुई है कि वहां आज भी आप जा देखो कई हजार एकड़ जमीन जो है वो पानी से भरी पड़ी है। एक मिनट मैं ऐसा है जी, आपका बीच में मैं कह रही हूं, फिर आप बोले, 1 सेकंड बोलूंगा। आपका मुझे 3 बार फोन है, तीनों बार इनके कहते ही मैंने तुरंत बिजली चलवाई और ऐसी साहब से कहा कि आप उनसे इन टच रहें, जहां झूठ तो पानी चलाएं। तो फोन किया आपने, उस पर कार्रवाई करवाई, लेकिन मेरा कहना यही है कि वो बरसात के टाइम हमें क्यों चक्कर काटने पड़ते हैं, क्यों हमें फोन करने पड़ते हैं, क्यों किसान को चक्कर काटने पड़ते हैं? जब पता है बरसात आनी है, वो कनेक्शन पहले क्यों नहीं होते? ठीक है, मोटर पंप क्यों नहीं लगते? और एक और सवाल है, मोटर पंप के लिए वहां जितनी डिमांड होती है उसका 25% भी जो वहां हमारे यहाँ रोहतक के अंदर मोटर पंप और वो नहीं है, पाइप्स नहीं है। धन्यवाद। गांव के अंदर बुरा लगभग मेरा आपके तो पानी नहीं है, मेरे महम के तो 15 गांव के अंदर पानी खड़ा है, आज भी सारा गांव में पानी है। होगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ इस बात श्री नहीं और नहीं होगा, बस एक ही प्रश्न होता है। आपकी बात आ गई। इतनी बरसात थी, मंत्री जी, इतनी बरसात थी कि हमारे अंबाला में ही 12 सब स्टेशन डूब गए थे और अब के बरसात का अंदाजा ही नहीं था। जब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सब जगह ही हालात थे, तो हमने उसमें भी कोशिश की कि सब ठीक हर जगह पहुंचाया जाए। श्री अभय सिंह चौटाला जी, अब ऐसे नहीं कोई भाषण नहीं रहना इस पे खड़े होकर के। हो गई, इस पे बाढ़ की बात आ रही है आपका, आप उसके बाद रहना, 0 में अपनी बात रख देना। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, आप बैठिए। अभय सिंह चौटाला जी बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। अभय सिंह चौटाला जी आप बोलिए, आप बैठ, आपकी
कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही, आप बैठिए। आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही, आप बैठिए प्लीज। ऐसे नहीं कुंडू साहब, आप बैठिए। मैंने अगले माननीय सदस्य का नंबर बोला, आप बैठिए। आप बैठ जाइए, आप बैठिए, आप बैठो। आप ऐसे नहीं होता, नहीं आप बैठिए। नहीं मैं कह रहा हूं ना, आप बैठिए। हाँ मैं रोक रहा हूं आपको, बैठिए आप। अभय सिंह चौटाला जी, साहब एक बार आप बैठ, आप सीनियर मेंबर, आप बाद में बोलना। आपकी बात कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रही कुंडू साहब। पहली बात तो ये है कि हरियाणा के अंदर किसान के लिए बीमा कराना स्वैच्छिक है, अपनी मर्जी से कराते हैं, उसको कोई कंपल्सरी नहीं है। ये स्वैच्छिक है, कोई किसान सरकार से कोई बिल्कुल नहीं कराते। चलो नहीं, स्वैच्छिक है और किसान को इसमें फायदा लगता है तभी वो बीमा कराता है। हरियाणा के अंदर जितनी बीमा कंपनी आई है उनको टोटल पैसा गया है हरियाणा के किसान से, हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से, उससे 1200 करोड़ रुपए ज्यादा किसानों को बटा है और किसान इसलिए बीमा करवाया है। ये लूट की भाषा बोलते हैं, गलत है। किसान अपनी मर्जी से बीमा करता है, किसान को फायदा होता है। अभय सिंह चौटाला जी, आप बैठिए प्लीज। आप किरण चौधरी जी, आप ऐसे आप बैठिए एक बार। अभय सिंह जी आप प्लीज। कुंडू साहब आप बैठिए, ऐसे नहीं चलेगा, ये सदन चलाना ऐसे नहीं चलेगा। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठे। आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही, बैठ जाइए, आप बैठिए, ऐसे नहीं। सोच अभय सिंह चौटाला जी, बोलने ये बार खोलता है। आप फिर कोई बात होगी आपकी, बाहर है क्या? अब आपने खड़ा कर दिया, आप बैठ जाओ। विधायक महोदय जो है, विधायक महोदय अब बाकी सुर्खियों में रहना चाहते हैं। इनके हल्के में मुझे रोज बार बार किसान पानी की मांग कर रहे, ये कहते डूबे पड़ा है, वहां कहते हैं हमारी धान के लिए पानी छुड़वा दो। आप बाहर जाते रहते हो, हल्के का पता नहीं है। अभय सिंह जी आप बोलो प्लीज। आपने खड़ा कर दिया, आपने ही खड़ा कर। आओ इनको पहले कभी थारा मंत्री खड़े हो जाए, कभी कोई एमएलए खड़े हो जाए। आप जी किरण चौधरी जी, कोई बात है क्या? आप सीनियर मेंबर हैं, आपको कहते अच्छा लगता है कैसे? नहीं, आपकी कोई बात रिकॉर्ड में नहीं जा रही, आप बैठिए। मंत्री जी आप बैठ जाओ प्लीज। आप नहीं, आप बैठिए। अभय सिंह जी बैठिए, आप बैठो, आप बैठो। अध्यक्ष महोदय, आपने ये तो कह दिया कि एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आंसर भी आएंगे कि नहीं आएंगे? और आंसर से कोई सेटिस्फाई नहीं होगा तो क्या वो सप्लीमेंट्री पूछ सकेगा, नहीं पूछ सकेगा? पहले तो आप ये बताओ मुझे। ऐसा कॉलिंग अटेंशन है, हाँ, पहले दे दिया। कॉलिंग अटेंशन में ही ये सारी चीजें पूछी जाती है, और जब कोई मंत्री सही से जवाब ना दे तो जो कॉलिंग अटेंशन का हिस्से लेने वाला है वो उससे पूछ सकता है कि भी आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर सही से नहीं दिया। अब पूछने के लिए तो कह रहे हैं। नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ दिया ना पीठ ने, उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा उसके बाद अगर हम उस आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या हम उस पर फिर सप्लीमेंट्री नहीं, उसके बाद फिर डिबेट नहीं होगी। क्यों ना? तो फिर फायदा क्या इसका? जो फिर फायदा क्या? आज कोई नई चीज थोड़ी है, फिर आज कोई नई चीज तो नहीं है। आप मुझे कुंडू साहब आप बार बार क्यों खड़े हो जाते भाई? आपकी बारी है क्या? आपकी बारी है क्या? जब आपको अलाउ नहीं करे आपकी नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, आप बैठिए, आप बैठिए। मैं
बैठे ही आप? मुझे आप एक चीज बताओ जी, मिनिस्टर का जवाब तो आ चुका है, फिर सवाल पूछने का फायदा क्या? उसके बाद आप जवाब देंगे? नहीं, जवाब तो आ चुका आया है, इस पे आप पूछ सकते हैं। अभी आपके पास आया है। मैं बात वही आपसे पूछ रहा हूं हाँ, कि जवाब सिर्फ यही आया है या और जो हम सवाल पूछेंगे उनका जवाब दिया है? उसके बाद आप जो पूछ रहे हो, आप जो पूछ रहे हो पीछे खड़ा के रखिए, पहले तो उसको हटाओ पीछे। हाउस वो चला रहेगा आपसे बारे शेर खान के पास लगी आगे। मैं आप वाली बात का जवाब दे रहा हूँ। नहीं, मैं पूछूं ये चला रहा हूँ। नहीं, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ कि हटाओ पहले यहाँ से। हटाए किस लिए? आगे खड़े हो जाते हैं साथ में, ये नादान में बोलते रहे कुछ। आप स्पीकर हो, आप हाउस को चला रहे हो, डिप्टी स्पीकर हो, आपकी जिम्मेवारी है। ये थोड़ा ही मैं इसके कानों बढ़ते जाऊँ, वीडियो बढ़ते जाऊँ। आपको तो वो पढ़ाना है सारा कुछ। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। वो ड्यूटी नहीं कर रहा, वो ड्यूटी सिर्फ रूल्स की कर सकता है, बाकी का ना कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, तो वो कितनी देर से देख रहा हूं मैं, ये आके प्रश्न पूछे प्लीज। आप कहते हो तेरा टाइम हो गया। आप प्रश्न पूछे। मैंने जो पूछा आपसे, मुझे आप ये बताओ कि क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा? आज कोई नया कॉलिंग टेंशन आया है क्या? ये बताओ। आज कोई नया आया है क्या? नहीं, नया नहीं है। आज नया तो नहीं आया है। आज जो जैसे पहले कॉलिंग अटेंशन आते रहे हैं, जिस तरीके से जवाब दिए गए हैं उसी तरीके से दिया जाएगा। सुन लो आप। हाँ जी, हमेशा कॉलिंग अटेंशन के ऊपर जो है सप्लीमेंट्री पूछे जाते हैं और सप्लीमेंट्री का मिनिस्टर को जवाब देना पड़ता है। सप्लीमेंट्री का ही तो कई दफा भी बात आप अब सप्लीमेंट्री जो पूछ रहे हैं वो नोट कर रहे हैं, उसका जवाब आएगा कि नहीं? मैं ये पूछ रहा हूं। देंगे ना जवाब, देंगे जवाब। तो ये जवाब तो आप कहते हो जवाब भेज रखे पहले। आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, इसी वक्त में दिया, इसी में तो पूछ रहा। भाई मैं जो चीज पूछ रहा हूं आपसे कि मेरे क्वेश्चन का आंसर आएगा, मैं उस पर सप्लीमेंट्री पूछूंगा, अगर वो सही नहीं आएगा जवाब तो नहीं, बाद में और नहीं पूछोगे, अभी पूछोगे। क्यों? बाद में जवाब आ जाएगा। फिर मेरे सवाल का जवाब क्या हुआ? ऐसा मेरे सवाल का जवाब क्या आया? जवाब आएगा जब भी सप्लीमेंट्री पूछेंगे। अगले से पूछ लो। जवाब आएगा, ये सवाल का जवाब आ जाएगा जब भी तो ये सप्लीमेंट्री पूछेंगे। अभी क्या सप्लीमेंट्री कैसे पूछेंगे? तो अभी वक्तव्य तो दिया है ना, उस पर बात नहीं। जवाब तो आप पूछ रहे हैं। आप वो एक बात का सवाल पूछ रहे हैं, उसके बाद जवाब दे देंगे इसके बाद। या जब सब प्रश्न पूछ लेंगे तो मंत्री उसके बाद जवाब देंगे। अगर हर बार सवाल का हर बार मंत्री जवाब देगा तो सब नहीं है जी। अरे भाई, बात का तो जवाब देना पड़ेगा कि देना पड़ेगा? ऐसा है। आप जवाब देते झूठ फूट तो मुझे मान लेंगे। जवाब दिया जाता है, एक मिनट, जवाब दिया जाता है, फिर जवाब दे देंगे, लेकिन क्लैरिफिकेशन हटाए पूछी जाती है, पार्लियामेंट में पूछी जाती है। अब क्लैरिफिकेशन नहीं पूछ सकते। अभी तक पता यही है कि पहले मंत्री उसके बाद सवाल नहीं कर रही है, नए सवाल करते हैं। उसका ये भी है, पर्चा नहीं डाल रहे, पर्चा ये भी है, क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। सवाल भी होगा, क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं। आप दूसरा प्रश्न पूछ लो। मैं पूछूं, मेरे क्वेश्चन का जवाब आएगा कि नहीं, पहले ये बताओ। आप जो भी आप प्रश्न पूछेंगे, माननीय मंत्री महोदय उसको नोट कर रहे हैं। जवाब आएगा कि नहीं? जवाब तो आएगा, आप तो नोट किस लिए कर रहे हैं? और जवाब नहीं आया क्लैरिटी और आपको दे दो, ये फिर आप रूल की दीजिए ऑर्डर। इसमें लिखा हुआ जवाब देना है, आज देना है, बाद में लिखित में देना है या नहीं देना। ये भी कॉलिंग अटेंशन से अगर संबंध रखता है तो ही देना जरूरी है, नहीं तो कोई देना जरूरी। उसी की बात है, तो उसी की बात है, संबंधित की बात है, ही जुड़ा हुआ सवाल है। ये अटैच क्यों किया? फिर ये डर क्यों रहा? प्रधानमंत्री भाग्य क्या डर है? आप पूछ नहीं रहे, आप पूछो नहीं, आप क्वेश्चन तो पूछो। मेरे पास है तभी तो मैं पूछ रहा हूँ। अध्यक्ष जी, आप अपनी बात को क्लैरिफाई नहीं कर रहे। मैंने तो क्लैरिफाई कर दी उड़ा साहब। वो सवाल पूछ लेंगे, ये जवाब दे देंगे। अगर जवाब में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांग सकते तो उसका जवाब का क्या फायदा? पार्लियामेंट में भी
कन्वेंशन देंगे इसका क्लैरिफिकेशन मांगी जाती है, अधिकार है। जो सवाल पूछता है उसका क्लैरिफिकेशन मांगने का अधिकार है। जो इससे संबंधित होगी। मैं सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं कह रहा। अभी आप एक बात का समझो, 1 मिनट में बात सुना जी। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार है, वो नहीं कह रहा मैं, लेकिन क्लैरिफिकेशन मांगने का अधिकार है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में और क्लैरिफिकेशन में बहुत अंतर है। क्लैरिफिकेशन मांगने का अधिकार है, जिसका सवाल होगा जवाब जो पूछेंगे क्लैरिफाई तो करेगा, ये आप उनको अधिकार जवाब जो पूछेंगे इससे संबंधित जो एक मिनट मानिए, क्लैरिफिकेशन वो मांगे वो दे दें। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, क्लैरिफिकेशन का अधिकार मैं वही कह तो रहा आप रूल आउट नहीं कर सकते। मैं ये कन्वेंशन रूल आउट नहीं करेगी, वो जवाब देंगे और फिर भी कोई मेंबर संतुष्ट है या नहीं है, क्लैरिफिकेशन पूछ सकता है, अब उसका जवाब देंगे ना। मैं कहना चाहता हूँ कौन ये इसका तो जवाब देंगे, जब ये जवाब देंगे और इनके सवाल का ठीक जवाब मिलेगा उसकी क्लैरिफिकेशन पूछ सकते हैं, सबका अधिकार है। पार्लियामेंट में कन्वेंशन जो एक जो सिस्टम जो चल रहा है। कन्वेंशन है। अमित सिंह जी आप पूछिए प्लीज। ठीक चल रहा है जी। पूरा गाड़ी पे आ रहे हैं जी। पूछो साहब, आप पूछो। जो मैंने पूछा वो मेरी बात का जवाब आप दे दिया जवाब। तो प्रश्न पूछो, आप प्रश्न पूछे जवाब क्या देंगे? उपाध्यक्ष महोदय, क्लैरिफिकेशन का उसका अधिकार है। आप वो प्रश्न पूछ रहे हैं साहब, आप फिर क्लैरिफिकेशन का अधिकार है ना उसको, उनको प्रश्न तो पूछ रहे हैं। आप रूलिंग दे दो मेरे को, क्लैरिफिकेशन का अधिकार है नहीं अधिकार है, बस आ गया। उनको प्रश्न तो पूछ लेने दो, बिना प्रश्न की क्या नहीं वो फिर आप घुमा रहे हो, आप उनका प्रश्न पूछ, आप बात घुमा रहे हो। आप उनका प्रश्न तो पूछ लेने दो डॉक्टर साहब। अरे जनाब बात सुनो, सरदार सोहन सिंह थे और मिनिस्टर जवाब देगी सरकार, आप पूछ तो लेने दो, प्रश्न पूछे बगैर क्या जवाब देंगे? भुट्टो आए थे, ऐसे ही बात करते रहे और बाद में पूछा कि भाई क्या हुआ भुट्टो साहब से, वो बोला सरदार सोहन सिंह जहां से शुरू करता वहीं खत्म कर देता, जहां से खत्म करता वहीं शुरू कर देता। तो आप वो काम कर रहे हो, जवाब तो देते नहीं, बात को घुमा रहे हो। आप प्रश्न नहीं पूछने दे रहे, पूछ सुन तो दो। अमित सिंह जी नहीं देगा तो पता ही है, जवाब दे देगा, देंगे जवाब देंगे, प्रश्न तो पूछ लेने दो, बगैर पूछे कैसे देंगे? पूछ ले ना, क्लैरिफिकेशन मांग ले, पूछ ले, प्रश्न मांग ले, प्रश्न क्या तो देंगे जवाब। मैं जब इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब भाई क्लैरिफिकेशन आप मांग लेना, क्लैरिफिकेशन है। आप प्रश्न पूछ लेने दो उनको। अभय सिंह जी का नंबर, हाँ जी। अब बैठ जाओ दादा, हाँ बैठ जाओ। हाँ जी, उसके नाम से बार बार सवाल पूछते रहेंगे, ये तो अलाउड नहीं है। एक बार पूछ सकता है, क्लैरिफिकेशन नाम से बार बार पूछते रहोगे, ये फैसला क्लैरिफिकेशन एक बार पूछ करेंगे, बार बार नहीं पूछी जाती, क्या अलाउड है? प्रश्न पूछ लेने दो, जो ये तो अधिकार दो आप, ऐसा होगी बात सर। हाँ होगी पूछो जी। क्या मैं पूछ रहा हूँ, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो यूं कह के एक आदमी और खड़ा करो, पूछ लो जी। नहीं जो जीत रहा वही खड़ा हो जाए, जीत रहा वही। आप पूछो सर, प्रश्न तो पूछो जी, प्रश्न नहीं पूछ रहे आप। मैं तो पूछने के लिए खड़ा हुआ था। पूछो जी, पूछो। क्यों खड़े कर दिए आपने 5 साल? पूछो पूछो। उपाध्यक्ष महोदय, 19 जनवरी 2023 को एक मीटिंग हुई थी बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की, चीफ मिनिस्टर ने ली थी मीटिंग में,
और उसमें 1100 करोड़ रुपया सैंक्शन किया गया था, जिसमें 528 प्रोजेक्ट स्वीकृत किए गए थे और 312 करोड़ रुपए जो है ड्रेनेज, पानी निकासी आदि के लिए स्वीकृत हुए थे। जब ये मीटिंग 19 जनवरी को होगी थी और उसके बाद जब ये पैसा सैंक्शन हो गया था, तो ये बताया जाए पहले तो कि कौन कौन सी ड्रेन की सफाई हुई और ये जो 312 करोड़ रुपया जो सैंक्शन हुआ था ड्रेनेज के पानी की निकासी आदि के लिए, इसके बारे में डिटेल से बताया जाए कि कौन कौन सी ड्रेन जो साफ करी है। बाकी का पैसा जो है, जो 528 प्रोजेक्ट जो उसके साथ स्वीकृत किए गए थे, उनकी भी डिटेल से बताया जाए कि एक एक प्रोजेक्ट के ऊपर कहां कहां कितना कितना पैसा सरकार ने खर्च किया। पहली चीज तो ये है। दूसरा, मुख्यमंत्री को मैंने एक चिट्ठी लिखी थी। जो घग्गर नदी हमारी जो सरसा जाती है, उस नदी के ऊपर जो बांध थे, जो बांध चौधरी देवदार और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब चीफ मिनिस्टर, उसके वक्त में ही वो बांध जो है पक्के बनाए गए थे। उसके बाद अब की बार इतना ज्यादा पानी था कि वहां का जो प्रशासन था, उस प्रशासन ने उस बांध के ऊपर मिट्टी डलवाने किसी भी किस्म की कोई भी जिम्मेवारी नहीं समझी, किसी ने कोई मदद नहीं करी। इवन हमारे साथ लगता हुआ जो राजस्थान का इलाका है, वहां से लोगों ने अपने अपने गांव से 20-20, 30-30 ट्रालियां एक एक गांव से मिट्टी की भर करके, क्योंकि उस नाली के साथ का जो इलाका है, वहां से अगर मिट्टी उठा करके आप डालते हो और थोड़ी सी भी बारिश हो जाती है तो वहां पर कोई साधन नहीं चल सकता, ना ट्रैक्टर ट्राली चल सकती, ना गड्ढा चल सकता, ना आदमी चल सकता, सिर्फ झुट्टा बुग्गी चल सकती है। पहले पुराने जमाने में वही चला सकती है। इसलिए वो मिट्टी भी अब की बार हमें 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर से जाकर के उस बांध पे 5-5 फीट मिट्टी चढ़ानी पड़ी और जो 5 फीट मिट्टी चढ़ाई गई, उसमें सरकार की तरफ से क्या मदद की गई? सरकार ने उसमें उन लोगों ने जिन्होंने मिट्टी चढ़ाई, जिनके ट्रैक्टर ट्राली टूटे, उसमें जो ट्रैक्टर ट्राली लेकर के आए, उनको कोई डीजल तक भी देने का काम किया, कोई डीजल का पैसा भी दिया। मेरी जो जानकारी है, मैं स्वयं उस जगह पे जाकर के आया था और मैंने पूरे बांध के ऊपर, जहां चौधरी रणजीत सिंह भी मेरे आगे आगे जाके थे, ये भी मेरे आगे आगे जाके आए, कहीं पे भी सरकार की तरफ से कोई बंदोबस्त नहीं था। एक जगह तो लोगों ने मेरे सामने डिमांड करी कि हमारे कम से कम बल्ब तो लगवा दो, लाइट तो लगवा दो, जिससे हम रात को इस बांध के ऊपर अपना पैरा दे सकें। वहां पे बल्ब ही नहीं थे। मैंने एसडीओ को टेलीफोन करके वहां पे बल्ब का प्रबंध करवाया। मैंने कहा बल्ब लगा करके जो ये आपका जो मिनिस्टर है, ये तो सिर्फ 2 पॉइंट्स में रुका, बाकी जगह तो रुका भी नहीं। लोगों से पूछा भी नहीं कि क्या दिक्कत है, क्या कठिनाई है। चौधरी रणजीत सिंह ठीक है, सारे पॉइंट पे रुके। मैंने जानकारी हासिल करी कि कौन कौन तुम्हारे पास आया, किस किस ने तुम्हारी क्या मदद की। मैंने हर पॉइंट के ऊपर अपनी जेब से 50-50 हजार रुपए लोगों को डीजल के उपलब्ध कराए कि ये पैसा पकड़ो और भी जरूरत हो तो मुझे बताना। सरकार तो कुछ मदद करे नहीं करे, लेकिन हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि इस इलाके के अंदर लोगों का कोई नुकसान हो, उसको बचाया जा सके, तो उसको उस तरह की मदद दी जाए। जो पैसा उसमें मुख्यमंत्री ने मुझे मेरी चिट्ठी का जो जवाब दिया, वो उसमें लिखा था कि 4 करोड़ 80 लाख रुपए हमने सरसा जिला को दिए। उसके बारे में भी बताया जाए वो 4 करोड़ 80 लाख रुपया कहां खर्च किया गया। बड़ी हैरानी की बात होगी, आने वाले समय में जो 5-5 फुट मिट्टी लोगों ने चढ़ाई है, उसके बिल बनाए जाएंगे और सरकार से वो पैसा लिया जाएगा। एक मिनट बैठो तो बता दी झट दे गया हो। और उसके साथ साथ ही 1 करोड़ 85 लाख रुपए की राशि है फतेहाबाद के लिए। फतेहाबाद में तो आज भी फतेहाबाद से हिसार की तरफ जाते हो तो आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर आज भी हजारों एकड़ के अंदर पानी भरा पड़ा है, जबकि सरकार की तरफ से दावे ये किए जा रहे थे कि हम 2 दिन में निकाल देंगे, हफ्ते में निकाल देंगे। आज उस बात को तो कम से कम भी 1.5 महीना हो गया। आज भी हजारों एकड़ के अंदर पानी है, लोगों के घर के उस पानी से डूबे हुए, खेत में जो ट्यूबवेल है वो खत्म हो चुके हैं।
उसके बारे में डिटेल से बताएं। अरे जोड़ा राम झूठा बोले, शर्मा इसकी थोड़ी बहुत है। इन्हें सरकार की पैरवी कर रहा, काली जागे सिर्फ फतेहाबाद में साल दिल्ली साल और तड़के छुट्टी को दिन चाल चालू झूठ बोलने की भी हद है कोई ना हो गए 2-3 क्वेश्चन। उसके इरादा मैं आपको बताता हूं। उसके इरादा यमुनानगर से लेकर एक मिनट कोई काम की बात करूंगा, मैं वही बात कर रहा हूँ। ये तो लाइन की बात कर रहा हूं। एक बार है ना जी डिप्टी स्पीकर साहब, एक बार ये कह रहे फिर मैं इस पर क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा, वो मुझे टाइम देना है। उसके इरादा यमुनानगर से लेकर के होटल तक अब की बार बाढ़ का पानी था पूरे एरिया के अंदर। वहां जो चीज मैंने एक देखी विशेष रूप से, उसके लिए भी मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो जमीन जो जिसके अंदर बाढ़ आई थी, जिसके अंदर फसल खराब हुई थी, क्या सरकार उस फसल का भी मुआवजा देगी? इसी तरह खच्चर के अंदर भी 40,000 एकड़ जमीन जो है, दोनों जो बांध है उसके बीच में आती है, क्या सरकार उसका भी मुआवजा देगी? नहीं देगी? उन किसानों को कंपनसेट करेगी कि नहीं करेगी? ये भी उसमें बताया जाए। और उसके साथ साथ ये दुष्यंत सर्वे गया था समालका के अंदर, गांव है एक सोनाली खुर्द, उस सोनाली खुर्द गांव के अंदर बाढ़ का पानी है, सोनाली खुर्द, उसमें बाढ़ का पानी आ गया और उस गांव के अंदर एक गौशाला है। इस सरकार की तो प्रायोरिटी है गौशाला, है कि नहीं है? इस सरकार की प्रायोरिटी है लेकिन आपकी ज्यादा है। बीजेपी वालों की खास करके जिनके घर गाय नहीं है वो ज्यादा गौ 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 बजट ज्यादा नहीं दिया, दोनों नहीं आता है। थोड़ा तो इस बात कही 10 रुपया बजट दिया है। हाँ, उस गांव में गया और वहां पे जब गया तो उस गांव की गौशाला में 5-7 फुट पानी था। गांव के लोगों ने कहा कि ये गौशाला हमारी डूब गई। डिप्टी कमिश्नर भी साथ था इसमें और कहा कि भाई इस गौशाला के पानी कम से कम निकलवा दो, इस गौशाला के लिए आप राशि हमें स्वीकृत कर दो ताकि हम इन गौों को बचा सके, इस गौों के लिए कुछ कर सके। आपके मंत्री महोदय का से जवाब पता है क्या था? इनका जवाब था कि इसी को कहने लगा कि गौशाला किससे बढ़ाइए, ये इतनी गहरी क्यों है, इसके खिलाफ जांच करो और इसको बंद कराओ और इनके खिलाफ पर्चे दर्ज करो। वहां एक लड़का बैठा था, उसने कहा बोला जी हमारी गौशाला डूब गई, इसके ऊपर पर्चा भी हमारे होगा। तो इसका मतलब फिर तो अनिल विज नहीं है बेचारा। उसने कहा कि विज साहब का घर डूब गया, उसके खिलाफ भी पर्चा दर्ज करा दो। ये आदत है तुम्हारी सरकार की, तुम्हारे मंत्रियों की। धन्यवाद। क्या उम्मीद करेगा कोई जो धन्यवाद। और भी होगा जी, आप एक ही बात और एक क्वेश्चन 4-5 पूछ दिया हो गया जी। एक मिनट मैं कर रही है। ये जो आप कह रहे थे ना जी, मैं अभी माननीय सदस्य को सुन रहा था, हमारा बेटा खूब बैटरी चार्ज रखता है। मैं वैसे बताऊं कि जितना सरसा में बेस्ट मैनेजमेंट हुआ था ना जी, बाढ़ के दिनों में इतना कभी हुआ ही नहीं। पूरे उन दिनों में टीवी पे, सोशल मीडिया पे, अखबारों में सरसा एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत तारीफ हुई और 50,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी गया था। ये रिकॉर्ड पे है, मैं नहीं कह रहा, तो गूगल पे है। और उसने नहीं, 1 मिनट में कह लूँ, तेरा नंबर था तो बोलिए, मैं बोलूंगा। मैं बता रहा ना, मैं रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ। ये तो गया है गुला चिट्टा पे गया, सरदू भी और गया, वहां गया। इसके बाद वहां कभी भी 9,000 एकड़ में पानी डूबा है। ये बात ठीक है कि फतेहाबाद में अभी कुछ एरिया में पानी पड़े पर सरदार में पानी नहीं था। ये बिल्कुल तत्व के खिलाफ बात कही है। और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इतना बढ़िया काम करा है जिसका कोई मुकाबला नहीं। हमारे डीसी ऑफिसर बीमार रह के भी रात दिन भाग के उन्होंने काम करा है। इसके तो पूरे हरियाणा में तारीफ। धन्यवाद। पर कोई बात हो तो तथ्यों से बोलनी चाहिए। हो गया जी, क्वेश्चन हो गए वैसे जी, कई हो गई तो एक प्रश्न पूछना था, आपने 3-4 पूछ लिए, उनका जवाब देंगे मंत्री जी। अभी उनका जवाब देंगे जो आपने पूछे, सबका देंगे जवाब। मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। आप मुझे एक चीज बताओ मंत्री जी, आप ही बता दो कि सरकार की तरफ से 10 ट्राली मिट्टी भी डाली गई, 10 ट्राली मिट्टी। ये रिकॉर्ड पे सारा तो दिवालियां पिट गया वहां पे। कितनी बार 5 फुट मिट्टी बता रहा हूँ, 5 फुट मिट्टी राजस्थान करके ट्रालियों में डाली गई वहां पे। 1 मिनट, कोई एक पैसा नहीं,
सरकार की तरफ से वहाँ मैंने भी डीसी से पूछा है। मशीनें थी, 1 मिनट की रिकॉर्ड पे निकलेगी। ये रिकॉर्ड की बात है, कोई मिट्टी सरकार की तरफ से और कैबिनेट ट्रैक्टर जो बात चले हैं, उसके बाद कल सब लोग मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ ये बात, 1 फुट मिट्टी भी बांध के ऊपर सरकार हमारा यात्रा पे था, 5 फुट मिट्टी डाली गई, वो लोगों की तरफ से डाली गई, किसानों की तरफ से डाली गई। इवन राजस्थान के किसानों ने ट्रैक्टर ट्रालियां यात्रा बेटा 20 दिन बाद हमने अपनी जमीनें चौधरी ईश्वर सिंह जी, ईश्वर सिंह, दिवालिया बिट गए। एक मिनट ईश्वर सिंह जी, ईश्वर सिंह जी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जन विकास शिक्षा समिति ट्रस्ट चंडीगढ़ के विद्यार्थीगण तथा अध्यापकगण आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित है। मैं अपनी तथा सारे सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। ईश्वर सिंह जी। डिप्टी स्पीकर सर, आपदा प्रकृति थी, प्राकृतिक आपदा का विषय है। आप 1-1 मिनट की बात करो तो मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूं, सारे हाउस को भी शायद इस बात का पता हो कि सबसे ज्यादा नुकसान यदि हुआ तो मेरे हल्के गोले का हुआ। 70 गांव पानी की चपेट में आकर के 70 गांव, जिसके अंदर किश्तियां भी चली, जो हालात खराब हुए उसके कारण उसमें तो और उस 76 भैंसें मर गई, 2 डेथ हुई। तो मैं आपके जो है इसलिए मुझे एक मिनट फालतू ही दे, ये कारण क्या बनते गए और इसको कैसे समाधान हो ये मैंने बताना पड़ेगा। प्रश्न नहीं है ये, प्रश्न तो मेरा यही है कि क्या क्या इसका समाधान करोगे। तो प्रश्न नहीं पूछना है तो अब प्रश्न आप उनको तो 2-2 घंटे ले रहे हो, अब मेरे लिए पहला बोलना भी नहीं शुरू करा, अब उसके अंदर जो है ना प्रश्न पूछना। मैं ये कह रहा हूं सबसे ज्यादा लॉस, सबसे ज्यादा नुकसान तबाही हमारे वहां भी है, तो जिसको पीड़ा ज्यादा है वो ज्यादा दर्द हाय करेगा या ऐसे? ये तो रट ला दी ना एक प्रश्न पूछना। मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, कोई विषय फालतू नहीं जाऊंगा, विषय के ऊपर ही बात करूंगा। एक बात बताइए आप कि हल्का के जो सामान्य हालत हमारे जो है ना हालात जो नहीं रहे थे, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, फसल थी, मकान थे, पशुधन था, जान माल का व्यापक तौर पर नुकसान हुआ है, जिसकी तुरंत क्षतिपूर्ति साथ साथ बाढ़ के कारण ये दुरुस्तीकरण सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। ये कह करके कि ये आपदा शब्द निवारण नहीं हो सकता, इससे करोड़ों रुपए का हर साल हरियाणा सरकार का केवल गग्गर नदी के रोकथाम के द्वारा इसका नुकसान की भरपाई पर खर्च होता है हर साल। सर मैं आपके सामने की बात लेना चाहता हूं, जब पता है कि बंद हर साल यहां से टूटता है, उसका जो है ना गांव का नाम का पता है, बंद की उसकी पर्टिकुलर जो है ना जगह का पता है कि यहां से बंद टूटते हैं, 11 बंद टूटे हैं। मेरी ये जो है ना प्रश्न है कि क्या सरकार उसको क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर कट्टे के अंदर मिट्टी डाली और जो बंद के ऊपर घेर दी, टेम्परेरी जो उसका इलाज हो गया, वो बंद हो गया पानी, फिर आएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, पानी का बहाव इतना तेज है उन कट्टों को और मिट्टी को बहा देता है, वहां पत्थर जो है लगा करके जितने भी बंद हैं पत्थर के साथ जो है ना पक्के करे जाएं, कच्चे जो है ना हर साल टूटते हैं, ये प्रथा चली आ रही है वहां। एक तो मेरा प्रश्न ये था, और दूसरा ये है कि गग्गर जो है ना है क्या, हमारे यहां से जन्म होता है इसका, यहीं से शुरुआत होती है, हमारे यहां से होती हुई फिर ये कारण क्या है, पंजाब की मार की वजह से हमारे यहां से शुरुआत हुई। आपको मैं 1 मिनट में बता देता हूं कि ये जो है ना गग्गर, इसका कोई समाधान तो नहीं हो पाया अभी तक, जितने भी जो है ना टाइम आए सरकार आए, कोई समाधान नहीं हो पाया पक्का। इस वर्ष गग्गर की बाढ़ से तबाही मचाने, जान माल का नुकसान हुआ, अनेकों घर पानी में चपेट में आ गए। गग्गर नदी में पंचकुला के नजदीक जाजरा नदी से ये चलती है और उसके बाद कौशल्या नदी आकर मिलती है इसमें, फिर फिरोजपुर जिला डेराबस्सी से होती है अम्बाड़ा में प्रवेश कर जाती है। प्रश्न पूछो तो सुनो ना मेरी, फिर वही बात पे आ गए। एक मिनट का मैंने फालतू तो टाइम मांगा, ज्यादा तो नहीं मिनट से। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ क्या कारण बना। ये इसके बाद पटियाला से की तरफ से आपका सिहाड़ी में आती है, वहां ट्रेन भी मिलती है, वहां जहां मारकंडा मिलता है,
वहां ये जो नदियां हैं बॉर्डर की जितनी सारी वहां इकट्ठी हो जाती है। या तो फिर वहां क्या सरकार, जब ये पता है कि सारी जो आपदा आकर के वहां इकट्ठी हो जाती है और वह एक झील का रूप धारण कर लेती है, जब उफान ज्यादा तो गगर फट जाता है। तो वो जो वहां समाधान का तो यही तरीका है कि सरकार वहां या तो बहुत बड़ा झील बनाए ताकि पानी इकट्ठा हो, या ये फिर उस झील को, उस गग्गर को जो है ना जितनी डबल है उसको खाई करके, खुदाई करके उसको डबल गहराई में ले आए। 70 भैंसें जो मरी वो कैसे कि गग्गर के नीचे को जो है ना हंसी बुटाना नहर निकल गई। हंसी बुटाना नहर में जितना साइफन था वो कंजस्टेड है। धन्यवाद। सुनो, एक सेकंड लेता हूँ, एक सेकंड लेता हूँ। वो नायर जी, मैं अब पूछो तो सही, क्या पूछोगे आप? पूछते झील बढ़ाओगे एक नहीं, क्या पूछ? मैं ये कहता हूँ उसको, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। प्रश्न ये पूछता हूँ, जो साइफन है जो वो कंजस्टेड है, वो पानी का रोक देता है, पीछे से बहाव ज्यादा तेज हो जाता है, गगर फट जाती है। उससे पहले जो इतना नुकसान नहीं होया था जितना साइफन पड़ने के बाद होया। साइफन को या तो उसको तोड़ा जाए, दोबारा बनाया जाए, या फिर उसके जो बीम, जो पिलर है, तीन उसमें से निकाल दिया जाए। जिस भी आर्किटेक्ट ने वो तैयार किया, इंजीनियर ने बनाया, वहीं से शुरुआत हुई है इसकी। वो करने के लिए सरकार तैयार की, अग्नि के नोट से मिले। जगदीश नायर जी हैं? लक्ष्मण नापा जी, माननीय नापा जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, Is the loss of your hair or hair? नहीं गया, फिर भी आप जो सवाल को बार बार सुझाव दे रहे थे, आप प्रश्न में प्रश्न पूछो आप। नहीं, ये कोई तरीका नहीं। मेरे जिला फतेहाबाद जैसे टोहाड़ा, रतिया और फतेहाबाद के कुछ गांव काफी जो नुकसान हुआ। आप प्रश्न में प्रश्न पूछो आप। नहीं, ये कोई तरीका नहीं। मेरे जिला फतेहाबाद जैसे टोहाड़ा, रतिया और फतेहाबाद के कुछ गांव काफी जो नुकसान हुआ, तो मेरे तो दो तरफ से मात पड़ी उपाध्यक्ष महोदय कि एक तो घग्गर नदी है और एक ही रंगोई नाला इधर से होके गुजरता है, जो कि चिम्मो, बुर्जा, इधर याड़की और इधर गांव में जाता है। तो काफी 70 गांव मेरे प्रभावित हुए हैं। तो मैं माननीय एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आगे है योजना है सरकार की कि जो ये तटबंध है इनको पक्का किया जाए, और बहुत सी जो सड़कें अब की बार तोड़नी पड़ी, नहरें तोड़नी पड़ी, भी ऐसी नौबत दोबारा ना आए। अभी से कोई प्लानिंग करके उसे उन्हें बढ़ाया जाए कि जो अभी 125 करोड़ रुपए अभी हमारे डिप्टी सीएम साहब कहे थे कि अभी मंजूर हुई और टेंडर लगना है, वो सड़क भी वहीं से 3 जगह अभी क्या फतेहाबाद रोड को तोड़ना पड़ा। तो इसी में से नीचे बड़े कोई पुलियां वगैरह वहां या ड्रेन बढ़ा के इसका निकासी का प्रबंध किया जाए, और रंगोई नाला जो कि काफी कंजस्टेड है, इसको और चौड़ा करके इसकी भी खुदाई की जाए। और हमारे कुछ गरीबों के घर थे जो इसमें नुकसान हुआ, तो उनकी रजिस्ट्री नहीं है, जो 50-60 साल पहले आए। एक जो ट्यूबवेल, हमारे सबमर्सिबल ट्यूबवेल है, उनका बहुत नुकसान हुआ है। 5-5 लाख रुपए एक किसान का नुकसान हुआ है, तो उसका भी मुआवजा दिया जाए माननीय डिप्टी सीएम साहब। धन्यवाद। श्री शिषपाल सिंह जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। लगभग तमाम बातें आ चुकी है, मैं इसमें एक सवाल जोड़ना चाहूंगा। एक तो उपाध्यक्ष जी, जब ये बाढ़ आई, जब ट्यूबवेल कनेक्शन है बहुत सारे वो धस चुके हैं, वो अब जो किसान जहां से पानी सूखा भी है तो बहुत से ट्यूबवेल वहां काम नहीं कर रहे। तो किसानों की ये मांग है कि वो ट्यूबवेल जो है वो 100 मीटर के दायरे में वो दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं, परंतु दुविधा ये है कि उसके लिए एक प्रोसेस है कि उसके लिए परमिशन ली जाए और उसका एक लंबी प्रक्रिया है, जिससे
किसान को पहले ही लोग सोच चुके हैं। तो इसमें हम चाहते हैं कि सरकार कोई किसी प्रकार का प्रावधान करे कि जिन बाढ़ वाले क्षेत्रों में ट्यूबवेल कनेक्शन खराब हुए हैं उनको तुरंत है वो 100 मीटर में उस किसान को अपना जो ट्यूबवेल है वो स्थानांतरित करने के लिए उसको मंजूरी मिले। इस प्रकार का कोई प्रावधान है कि नहीं। दूसरा एक सवाल है इसमें सर, ये जो बांध टूटा है इसमें जो मुख्य धारा का बांध एक है और उसके बाहर है वो सरकारी बांध है। जो मुख्य धारा का बांध है वहां से टूटा है, सरकारी बांध कुछ नेट से टूटा है। सिरसा जिले के अंदर जो है मुख्य धारा के बांध टूटे हैं। तो मेरा सवाल ये है कि किसानों ने कुछ तो बांध अपने यहाँ बांधे हैं, अब क्या सरकार अपनी तरफ से उन बांधों को जो मुख्य धारा का बांध है उनको बंधवाने के लिए कोई उसके कार्य करेगी और उनको कब तक बांध दिया जाएगा? श्री शमशेर सिंह होगी जी। अध्यक्ष जी, काफी सारी बातें आगे दौड़े में ज्यादा चली गई, लेकिन फ्लड वालों की चिंता मेरे ख्याल में कम लोगों को है। मेरा एक सवाल है वो किसी ने नहीं किया, कितना पैसा वहां लगा, कितना नहीं लगा, क्या किसकी जेब में गया, वो माल कहां गया, क्योंकि सफाई तो हर साल होती है। और मैंने करनाल डिस्ट्रिक्ट में जहां मेरे हल्के में ही कई 100 एकड़ जमीन खराब हुई है, फसल खराब हुई है, दोबारा जीरी लगाने के बाद खराब हुई है, लेकिन वहां जो ड्रेन थी, जो नाले थे, उसकी खुदाई नहीं। तो मैंने एक बड़े अफसर को फोन किया, महाजी ये जांच थोड़ी हो जानी चाहिए भी, ये किसने करी? बोला पहले फ्लड वालों से निपट ले, बाद में करेंगे बात। इसका मतलब ये है गड़बड़ तो हुई है। सरकार ने चीफ इंजीनियर को सस्पेंड किया, बहुत सारे लोगों को सस्पेंड किया। तो जिम्मेदारी तय करने के लिए मेरे को सदन से, मेरी आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि एक जांच योग बैठाया जाए भी कौन कौन लोग हैं जो पिछले कई सालों से माल छक रहे हैं। ये सफाई का पैसा हर बार छकाया जाता है, सफाई होती नहीं, ठेकेदार किसको किसको पैसे देता है। मैं तो कहता हूं भी मुख्यमंत्री से लेके और चपड़ासी तक सबकी जांच होनी चाहिए भी इसमें कौन कौन हिस्सेदार है। अगर हिम्मत है तो खड़ा के देख लो, नहीं तो लोग तो बेचारे मर ही रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, उनका हिसाब कभी नहीं होगा। पोर्टल खुलता नहीं है, सिर्फ बेईमानी के लिए पोर्टल का नाम लिया जाता है। अगर ले सकते हो तो सीधी गिरदावरी पहले भी होती थी, अभी करवा सकते हो, ये ठीक होनी चाहिए। जय हिंद। इंदुराज निर्वाण जी। उपाध्यक्ष जी, जैसे गोगी जी ने कहा कि जब सरकार की नीयत और नीति ठीक हो, सबसे पहले इस पोर्टल से पेड़ा छुटवा दो किसान का। बेचारा किसान पोर्टल में जाकर अपने खेत में से मरे, इस स्पेशल गिरफ्तारी कराई जाए और जिससे किसान को इसका जो बाढ़ में जो किसान की फसल खराब है उसका मुआवजा मिल सके। और आपने देखा बहुत सारे जिलों में बाढ़ आई, एक सबसे ज्यादा तो पशु के चारे की अगर बात करा, बहुत सारा नुकसान हुआ है। आप जो पशु का चारा उसके ऊपर भी आप ध्यान दें। और अगर मैं मेरे अपने हल्के की बात करूं, हल्के की बात नहीं करनी ना, पर्सन है जी, पर्सन है तो बताओ, प्रदेश की है जी। अरे हल्के की बात कर, पर्सन पूछना, पर्सन ही कह रहा हूँ, नहीं वही कह रहा हूँ जी, फिर और दूसरी तो नहीं कह रहा। एक और जो छोटे दुकानदार हैं, कारोबारी हैं, उनका भी बहुत नुकसान हुआ बाढ़ में, बहुत ज्यादा नुकसान है। उनको जल्दी से जल्दी राहत देने का काम करें। और मेरे हल्के में करीबन 32 से 33 गांव में आज भी बहुत सारा जल भरा हुआ, कई गांव तो 4 से 5 फुट पानी चढ़ा है और सरकार उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे। कोई कभी पंप नहीं मिलते, कभी मोटर नहीं मिलती। और सबसे बड़ी बात एक और उपाध्यक्ष जी, 8 नंबर जो ड्रेन है उसकी तुरंत सफाई कराई जाए। धन्यवाद। श्री जयवीर जी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना जानना चाहता हूं, भाई बरसात है, प्राकृतिक है ये तो, लेकिन सरकार उससे निपटने के लिए क्या तैयारी करती है, ये सरकार ने स्पष्ट करना चाहिए। मैं ड्रेन नंबर 8 की बात करूं, जिसके कारण कई गांवों में भारी नुकसान हुआ है। ड्रेन नंबर 8 में, हाँ, ड्रेन नंबर 8 की मैं तो जब से विधायक हूं, मैंने तो कभी उसकी सफाई देखी। 8 नंबर की
ड्रेन की बात, उसकी ओवरफ्लो की वजह से खरखोदा के नकलोई, बिदलान, फरमाना, मादरा, सलाना, गोड, इन गांव में भारी नुकसान हुआ, कुछ तो बरसात के कारण, फिर ड्रेन ओवरफ्लो के कारण, और इसके साथ ही लगते कलोई हल्के के 2-3 गांव जसराना, बकेता, जो कि ड्रेन नंबर 8 पे ही लगते हैं, उनको भी भारी नुकसान हुआ। उससे पशु का भी नहीं, अगर ऐसी बात है, आप सरकार में मंत्री हो, इसकी इंक्वायरी करवा लो, आप इंक्वायरी करवा लो, इसकी इंक्वायरी करवा लो। मैं गलत बोल रहा हूँ? अरे बैठो, तो मैं तो इतना चाहता हूँ इसकी कोई इंक्वायरी हो कि भाई सरकार की कमी के कारण ये नुकसान क्यों होता है। ठीक है, धन्यवाद। जो नुकसान प्रदीप चौधरी की भरपाई का काम सरकार तुरंत करे। रेणुवाला जी। अध्यक्ष महोदय जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले दिनों भारी वर्षा के कारण पूरे हरियाणा क्षेत्र में, राज्य में बाढ़ की स्थिति बन गई है, और मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ कि इन बाढ़ के उपायों के लिए क्या सरकार कदम उठा रही है और कितनी जल्दी कदम उठा रही है। और अगर अध्यक्ष जी मैं बात करूं अपने हल्का सढौरा की, जिसमें मेरे हल्का सढौरा में ऐसी बहुत सारी छोटी बड़ी नदियां और नाले हैं जो ओवरफ्लो होके उनके किनारे टूट के हल्का सढौरा में और सढौरा क्षेत्र के शहर है जो उन लोगों के घरों में पानी बहुत ज्यादा घुस गया, जिससे हजारों एकड़ जमीन किसानों की बर्बाद हो चुकी है, फसल खराब हो चुकी है, क्योंकि उस जमीन में दलदल चढ़ चुका है और उसकी वजह से फसल खराब हो चुकी है। और जो सढौरा के गरीब लोग हैं, क्षेत्र के लोग हैं, उन बारिश की वजह से घरों में पानी भर चुका है और उनकी छत गिर चुकी है, तो जिनके लिए खाने के राशन भी उपलब्ध नहीं हो सका। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से यही अनुरोध करूंगी कि मेरे हल्का सढौरा के कुछ गांव है जिनमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगी, गांव पिंजोरा, पिंजोरी, सुखदासपुर, बसातियावाड़ा, गधौला, रड़े का माजरा, बरबोर का माजरा, शालवा, हैबतपुर, लाड़ी और लाड़पुर, कांगड़ी, खुर्द, ऐसे अनेकों 50-60 ऐसे गांव हो जिनमें पानी की वजह से बहुत हालात खराब हो चुके हैं। श्रीमती तो गीता बुक्कू, सर 1 मिनट मेरा क्वेश्चन तो सुन ले आप। क्वेश्चन बाकी रहेगा। हाँ जी, ये तो मैं अपने हल्के की समस्या बताई आपको, हरियाणा की समस्या क्वेश्चन नहीं, आप कुछ अभी बताती हूँ जी आपको। अध्यक्ष जी, तो मेरा सरकार से यही आग्रह है कि सढौरा क्षेत्र में जो सभी छोटी बड़ी नदियां हैं, नाले हैं, उनको चाहे वो चेतक नदी हो, नकटी नदी हो, सोहंग नदी हो, उनकी खुदाई करके और उनके किनारों को मजबूत करके कब तक मजबूत किया जाएगा, पक्का किया जाएगा, ताकि आने वाले समय में लोगों को नुकसान ना हो, बारिश की वजह से लोगों के घर में पानी ना घुसे। वैसे तो सरकार कहती है कि हम जो छोटे बड़े नदी नाले हैं या ड्रेनेज है उनकी सफाई करने के लिए अपना फंड देते हैं, लीज करते हैं, लेकिन जब अधिकारियों को ये पता है कि बारिश का मौसम है तो उससे पहले उन नदी और नालियों की सफाई क्यों नहीं कराई जाती। तो आपसे अनुरोध है कि आप मेरे हल्के में इन नालियों का और सफाई करा के उनको मजबूती दी जाए और किनारों को पक्का किया जाए। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। बेमौसमी बारिश की वजह से जो ये प्राकृतिक आपदा आई, इससे बहुत ज्यादा जान माल का, फसलों का, पशुओं का, इंसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और उसके साथ साथ में जो पोर्टल की सरकार ने जब ये क्षतिपूर्ति पोर्टल बनाए हमारे क्षेत्र में, मैं अगर झज्जर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, 2 या 3 दिन ये पोर्टल खुले और चले नहीं। हमारे यहाँ झज्जर में केवल मात्र 60% किसानों ने रजिस्टर्ड किसान के तहत मेरी फसल मेरी योजना के तहत जो है ब्यौरा के तहत रजिस्टर्ड करवाया। उसमें से मात्र 30% किसान ऐसे हैं जो कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाए और उनमें से भी रजिस्ट्रेशन जो है वो नहीं हुआ। और वैसे भी मैं कहना चाहूंगी, जहां पर हम कांग्रेस के विधायक हैं, जब इस तरह की आपदा आती है, मेरे जो एडजॉइनिंग एरिया है विधानसभा के, दूसरे मैं नाम नहीं लूंगी किन किन हल्कों में, मंत्री जी का हल्का है, चाहे